हेलो एवरीवन, आई एम श्वेताम्री शर्मा फ्रॉम केएमएस फैशन। आज हम पार्ट 12 लेके आए हैं सीटीएस एंड सीआईटीएस ड्रेस मेकिंग स्विंग टेक्नोलॉजी फैशन टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए। तो अभी तक हमने अपने 25 क्वेश्चंस किए थे लेवल 2 के। आज हम नेक्स्ट 26 क्वेश्चंस लेके आए हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आज का पहला क्वेश्चन हमारा 26 क्वेश्चन है। कल हमने लेवल 2 के 25 क्वेश्चन किए थे। So question number 26 is how many method of paper orientation are there in Corel Draw? Corel Draw में पेपर अभिविन्यास के कितने तरीके हैं? ऑप्शंस हैं 1, 2, 3 और 4। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर कौन सा है इसमें? 2। कौन कौन से ये जानते हैं? जैसे कि हमें जब भी अपने पेपर की ओरिएंटेशन करनी होती है तो हमें पता है कि 2 होते हैं। कौन से? एक तो होता है उसका हॉरिजॉन्टल और एक होता है वर्टिकल। वर्टिकल को क्या बोलते हैं? पोर्ट्रेट। और हॉरिजॉन्टल को क्या बोलते हैं? लैंडस्केप। गेट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 इज विच अमंग द फॉलोइंग रिक्वायर एक्विसाइट प्लानिंग एंड डिजाइनिंग? निम्नलिखित में से किससे उत्कृष्ट योजना और डिजाइनिंग की आवश्यकता है? हैंड टॉवल, हाथ के तौलिए को, अंडरगारमेंट, नीचे पहनने के कपड़े, फॉर्मल ड्रेसेस, औपचारिक कपड़े, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन क्या दे रखा है कि पहली बात तो हमें ये जानना है कि इसका क्या मतलब होता है। एक्विसाइट या उत्कृष्ट का मतलब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो गए, डेलिकेट हो गए और दिखने में अच्छे लगे। तो ऐसे कौन से हमारे कपड़े होने चाहिए? तो जो हमारे बाहर के कपड़े होते हैं, जो हमारे फॉर्मल कपड़े होते हैं, जो हम किसी और के सामने घर में नहीं पहनते और अंडरगारमेंट्स में भी नहीं आता, और हैंड टॉवल के अंदर तो आपको पता है हमें नहीं किसी भी चीज़ की एब्जॉर्बेंसी की नीड होती है सिर्फ। तो हमारे यहाँ पर इन ऑप्शंस में से फॉर्मल ड्रेसेस आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 28, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप इन्वॉल्व्ड इन डाइंग ऑफ फैब्रिक? निम्नलिखित में से कौन सा कपड़ों की रंगाई में शामिल चरण नहीं है? तो ऑप्शंस क्या दे रखे हैं यहाँ पर? एगिटेशन, माइग्रेशन, फिक्सेशन, नन ऑफ दीज। तो हमें क्या है कि कौन सा नहीं है? तो हमें क्या पता है, हमने पिछली बार भी क्वेश्चन किया था कि एगिटेशन, माइग्रेशन और फिक्सेशन ये तीनों क्या है? स्टेप्स हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं डाइंग के दौरान। ठीक है, क्या बताया था कि एगिटेशन का मतलब क्या होता है कि जो फाइबर डाई जो होती है वो फाइबर के अराउंड मूव करती है, इसको माइग्रेशन बोलते हैं। एगिटेशन क्या होता है? जब हम ये डिपेंड करती है हमारी बैच पे कि किस तरह की हमारी बैच डाइंग मशीन है, कि 3 तरह की होती है। वो भी क्या होती है? किस फैब्रिक सर्कुलेट कर रहा है, डाई सर्कुलेट कर रही है या फिर बाथ सर्कुलेट कर रहा है। और फिक्सेशन में भी क्या है? फिक्सेशन के अंदर कि हमारा बॉन्ड डेवलप होता है डाई और फाइबर के बीच। So next question है 29th, a process of turning basic size or sample size pattern into additional size using a size specification sheet is called आकार विवरण शीट का प्रयोग कर आधार आकार या नमूना आकार पैटर्न को अतिरिक्त आकार में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इनका बेसिक सा क्या क्वेश्चन है कि जो भी हमारा बेस साइज है, जो हमारा रियल साइज है या कोई भी हमारा सैंपल साइज है, अगर हमने उसके साइज को एडिशनल साइज में बदलना है कि मेरा 32 है अगर मेरी एक ड्रेस का साइज और मेरे को उसको 34 करना है, ठीक है, स्पेसिफिकेशन शीट के द्वारा, तो मैं उस प्रक्रिया को क्या कहूंगी? पैटर्न ग्रेडिंग कहूंगी, ड्राफ्टिंग कहूंगी, स्टिचिंग कहूंगी या फिर मेकिंग कहूंगी? तो सही आंसर क्या है? पैटर्न ग्रेडिंग। ग्रेडिंग के अंदर क्या होता है कि हमारे पैटर्न्स की ग्रेडिंग होती है। 30, 32, 34 ये हमारे क्या होते हैं? पैटर्न साइजेस होते हैं जो कि ग्रेडिंग के अंदर लाई करते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द यूज ऑफ कैड कैम इन गारमेंट इंडस्ट्री? कपड़ा उद्योग में कैड कैम का क्या उपयोग है? हमारा होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग होती है, ठीक है, तो क्या इन सब चीजों का क्या उपयोग है? गारमेंट डिजाइनिंग, परिधान की डिजाइनिंग करना, पैटर्न डिजिटाइजेशन, पैटर्न को डिजिटाइज करना, पैटर्न की ग्रेडिंग करना, या ऑल ऑफ दीज, ये सभी। तो हम जानते हैं कि अगर हम कैड कैम का यूज करते हैं तो गारमेंट डिजाइनिंग भी होती है, पैटर्न डिजिटाइजिंग भी होती है और पैटर्न की ग्रेडिंग भी होती है, इसलिए हमारा सही उत्तर है डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, विच टूल इज यूज टू गेट अ स्ट्रेट कट ऑन फैब्रिक? कपड़े पर सीधा कट प्राप्त करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इन्होंने बोला कि अगर हमें कपड़े को सीधा काटना है तो किसे इस्तेमाल करेंगे? थ्रेड कटर को। क्या करते हैं थ्रेड कटर से हम?
धागा काटते हैं, मेजरिंग टेप से हम माप लेते हैं, सेफ्टी पिन को हम किसी दो चीज़ों को एक साथ जोड़ने के काम करते हैं, और रोटेटरी कटर से हम क्या करते हैं, अपने कपड़े को सीधा कट करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन 32, इन विच प्रोसेस द डिफरेंट साइजेस ऑफ पैटर्न आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द ओरिजिनल मास्टरपीस। किस प्रक्रिया में मूल मास्टर पैटर्न से पैटर्न के विभिन्न आकार निर्मित किए जाते हैं। कि हमने क्या करना है, हमारे पास एक ओरिजिनल मास्टर पैटर्न है और उससे हमने क्या करना है, और आकार उसके निर्माण करने हैं। अभी एक और, अब देखिए कि कितना ज़्यादा हमारे क्वेश्चंस सेम क्वेश्चन को किस तरह से प्रेजेंट करते हैं कि आपके लिए कंफ्यूजिंग लगे, क्योंकि इसका आंसर जानने के बाद भी आपको लगेगा अरे ये तो हमने अभी किया था। क्यों? क्योंकि इसमें ऑप्शंस क्या दे रखे हैं, पैटर्न कटिंग करके, पैटर्न ग्रेड करके, ड्राफ्टिंग करके या स्टिचिंग करके। तो हमें पता है ओरिजिनल साइज दे रखा है और अलग अलग साइजेस बनाने हैं, तो क्या करना है, हमें पैटर्न को ग्रेड करना है ना। तो इसलिए हमें क्या है, कंसेप्ट क्लियर करना है कि पैटर्न ग्रेडिंग का मतलब क्या होता है, चाहे फिर हमारा क्वेश्चन किसी भी तरह से फ्रेम हो जाए। तो इससे हमें ये बहुत अच्छे से पता चलता है कि क्वेश्चंस के फ्रेम करने के हमारा जो टीचर होगा, जो क्वेश्चन बना रहा होगा, उसके माइंड की एबिलिटी पे डिपेंड करेगा। तो हमें तो कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर करना ही करना है। कंसेप्ट क्लियर करो, क्वेश्चन में वेरिएशन हो सकती है। अगला क्वेश्चन नंबर 33 है, द बॉडी शेप ऑफ वुमेन क्लोथ डिजाइन इंक्लूड। महिलाओं के कपड़े डिजाइनिंग की बॉडी शेप क्या शामिल होती है, ओवल शेप, आर ग्लास शेप, ओवल और आर ग्लास दोनों, या नन ऑफ दीज। तो ओवल तो हो गई जो हमारा अंडाकार होती है, ठीक है, और आर ग्लास कौन सी होती है, आपने देखा है वो जो घड़ी एक बनी होती है, कांच का एक बक्सा सा बना होता है और उसके अंदर रेत चल रहा होता है, उसको आर ग्लास बोलते हैं, ठीक है, रेत घड़ी जिसे बोलते हैं। तो उसकी शेप की हमारी जो वुमेन्स की जितनी भी क्लोथिंग बनती है वो हमारी किसकी बनती है, आर ग्लास शेप की बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, अ पीस ऑफ फैब्रिक सराउंडिंग द नेक ओपनिंग ऑफ अ शर्ट, ड्रेस एंड कोट इज कॉल्ड। कपड़े का एक टुकड़ा जो कि शर्ट, ड्रेस या कोट की नेल ओपनिंग को घेरे रहता है, वह क्या कहलाता है। ऑप्शंस है कॉलर, इलास्टिक, फास्टनर्स या बॉडीज। तो इन्होंने क्या बोला है कि पीस ऑफ नेक, गर्दन का कोई पीस है जिससे हम हमारी शर्ट की, ड्रेस या कोट की ओपनिंग हो, तो कौन सा होता है ऐसा, हमारा कॉलर होता है। तो देखिएगा आपकी ये क्वेश्चंस कितने ज़्यादा बेसिक है ना, हमारे रोज़ की लाइफ से रिलेटेड हैं ये सारे क्वेश्चंस। सिर्फ सोचना और समझना है, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करनी है। क्वेश्चन नंबर 35, गारमेंट्स इंफॉर्मेशन लाइक ब्रांड, स्टाइल, फैब्रिक एंड साइज डिटेल्स प्रोवाइडेड बाय द कस्टमर इज कॉल्ड। ग्राहक द्वारा प्रदान की जाने वाली ब्रांड, स्टाइल, कपड़ा और आकार विवरण जैसे परिधान जानकारी की को क्या कहा जाता है। ऑप्शंस है स्पेसिफिकेशन शीट, विवरण पत्र, क्वालिटी प्रोसेस, गुणवत्ता की प्रक्रिया, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, निर्माण प्रक्रिया, या ऑल ऑफ दिस, ये सभी। तो यहाँ पर क्या है, ये सब कहाँ पर आते हैं, हमारी स्पेसिफिकेशन शीट के अंदर बताते हैं कि क्या ब्रांड होना चाहिए, क्या साइज होना चाहिए, किस तरह का कपड़ा इस्तेमाल करना चाहिए, और कस्टमर को कहाँ फास्टनर्स चाहिए, कहाँ ट्रिम्स चाहिए, ये सब चीज़ें। क्वालिटी प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि हमने देखना कि हमारा कपड़ा सही गुणवत्ता से है या नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस उसका काम करने का तरीका, बनने का तरीका। क्वेश्चन नंबर 36, जॉब्स आर कंपनसेटेड ऑन द बेसिस ऑफ, कि डैश के आधार पर नौकरियों की भरपाई की जाती है। किस बेस पे हमारी जॉब्स को कंपनसेट बनाया जाता है, भरपाई की जाती है। जॉब एनालिसिस, कार्य विश्लेषण, जॉब वर्थ, कार्य महत्व, जॉब स्पेसिफिकेशन, कार्य विशिष्ट, या जॉब डिस्क्रिप्शन, कार्य विवरण। तो जितना भी हमारा ये जॉब की जो बेस होता है जिस पे हमारी जॉब की भरपाई की जाती है, ये हमें जॉब को एनालाइज करके, उसका विश्लेषण करके ही भरपाई की जाती है कि कौन सा जॉब है, कितने लोगों को चाहिए, किस एलिजिबिलिटी के तहत चाहिए, ये सब चीज़ें। अगला क्वेश्चन है 37, फैशन मर्केंडाइजिंग इज। फैशन मर्केंडाइजिंग क्या है, प्लान करना, बाई करना और सेल करना फैशन अपैरल और एक्सेसरीज को, सिलेक्ट करना प्रोडक्ट्स को फैशन शो के लिए, क्रिएशन ऑफ फैशन प्रोडक्ट्स, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो फैशन मर्केंडाइजिंग क्या होता है कि हमने प्लान कर लिया, बाय कर लिया और सेल कर दिया कपड़े को या किसी भी एक्सेसरीज को, या फिर हमने फैशन शो के लिए बनाया, या फिर हमने फैशन के प्रोडक्ट्स बनाए, या नन ऑफ दीज। तो इनमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन है कि उसको प्लान भी करना है, बाय भी करना है और सेल भी करना है, ठीक है, खरीदना भी है, बेचना भी और योजना भी बनानी है किसी भी परिधान की।
अगला क्वेश्चन है अ डिफेक्ट दैट कैन कॉज हार्म और इंजरी टू द यूजर इज कॉल्ड। एक दोष जो उपयोगकर्ता को नुकसान या चोट पहुंचा सकता है वह क्या कहलाता है? मेजर डिफेक्ट प्रमुख दोष, क्रिटिकल डिफेक्ट गंभीर दोष, माइनर डिफेक्ट मामूली दोष, नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। डिफेक्ट्स का मतलब क्या आ गया कि कट गया, होल है, झीरी लगी हुई कपड़ा है, कलर ब्लीड कर गया या फिर कलर के ऊपर कलर चढ़ा हुआ है, ये सारे के सारे अलग अलग तरह के हमारे, या कहीं पर स्टिच छूट गई या फिर तेल लगा हुआ है, ऑयल लगा हुआ है, इस बहुत सारे तरह के अलग अलग हमारे मेजर माइनर क्रिटिकल डिफेक्ट्स होते हैं। लेकिन अगर कोई भी डिफेक्ट हो जो हमें हार्म पहुंचाए या इंजरी पहुंचाए उसको क्या बोलते हैं हम? क्रिटिकल डिफेक्ट, गंभीर दोष। गेट इट? इसमें आप लिस्ट अप भी कर सकते हैं इन डिफेक्ट्स के बारे में। एक पेज लीजिए, तीनों डिफेक्ट्स लिखिए और सर्च कीजिए और लिखिए कि कौन से डिफेक्ट्स किस में आते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपका आ जाता है। अगला क्वेश्चन है, और हाँ आप ये भी बता सकते हैं कमेंट करके कि अगर इस तरह के क्वेश्चंस, जो भी इनमें से क्वेश्चंस है उनके अगर आपको कंप्लीट, जैसे फैशन मर्केंडाइजिंग का अगर आपको टॉपिक चाहिए, डिफेक्ट्स का टॉपिक चाहिए, तो आप कमेंट कीजिए और बताइए कि आपको किस पे वीडियो चाहिए, हम उसी की वीडियो अगली आपके लिए लेके आएंगे। क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट इज द रोल ऑफ क्वालिटी कंट्रोलर इन गारमेंट इंडस्ट्री? वस्त्र उद्योग में गुणवत्ता नियंत्रण की क्या भूमिका है? ठीक है, कि जो क्वालिटी कंट्रोल करता है उसका क्या रोल है गारमेंट इंडस्ट्री में, वो क्या देखता है? टू चेक रॉ मटेरियल एंड कंफर्म फॉर यूज इन कटिंग स्विंग प्रोसेस, कच्चे माल की जांच करना और कटाई सिलाई प्रक्रिया में उपयोग की पुष्टि करना। टू चेक कटिंग क्वालिटी, पैटर्न कट पेपर, कटाई गुणवत्ता, पैटर्न कट भागों की जांच करने के लिए। टू चेक स्विंग प्रोसेस, डू 100% इंस्पेक्शन ऑफ स्टिच्ड पीसेज एंड मूव क्वालिटी गारमेंट्स फॉर फिनिशिंग, सिलाई प्रक्रिया की जांच करना, सिले हुए टुकड़ों को का 100% निरीक्षण करना और फिनिशिंग के लिए गुणवत्ता वाले परिधान को भेजना, या ऑल ऑफ दीज, ये सभी। तो जिसने क्वालिटी को कंट्रोल करना है, ठीक है, किसी भी गारमेंट इंडस्ट्री के अंदर, वो क्या करेगा? इन सभी चीज़ों को देखेगा। किस तरह से आइए जानते हैं कि उसको ये भी देखना है कि रॉ मटेरियल कोई आया, ठीक है, उसको किस तरह से काटना है, किस तरह से सीलना है। फिर कट की जो काटा है रॉ मटेरियल, उसकी क्वालिटी ठीक है, सही काटा है, आधा तिरछा तो नहीं काट दिया, सारे पार्ट्स तो काटे हैं, ठीक है, और उसको सीला ढंग से है या नहीं है, सारे पीसेस को सही तरीके से जोड़ा है या नहीं जोड़ा, इन सब चीज़ों का वो निरीक्षण करता है और पुष्टि भी करता है कि वो ठीक है या नहीं है। अगला क्वेश्चन 40, which is the process of transforming the design into its constituent flat pattern pieces and then drafting them out? डिज़ाइन को उसके संघटित समतल पैटर्न टुकड़ों में बदलने और फिर उन्हें ड्राफ्ट करने की प्रक्रिया कौन सी है? तो इन्होंने क्या चीज़ पूछी है कि ट्रांसफॉर्म करना, बनाना, किसी भी चीज़ को चेंज करना, पैटर्न पीसेस दे रखे हैं, ठीक है, और उसको ड्राफ्ट कर रखा है। तो ये जो हमारी एक पर्टिकुलरली प्रक्रिया है, इसको क्या कहते हैं? पैटर्न बनाना, पैटर्न मेकिंग, ड्रेपिंग, टेम्पलेट्स या ब्लॉक्स। तो पैटर्न मेकिंग, जब भी किसी चीज़ के पैटर्न्स को, फ्लैट पैटर्न्स हम बनाते हैं, तो वो पैटर्न मेकिंग के अंदर आता है। ड्रेपिंग के अंदर जब 3D और ड्रेस फॉर्म पे चलता है। टेम्पलेट्स क्या होते हैं? कोई भी एक आकार जिसके अनुसार हमें अपने कपड़े को काटना होता है। और ब्लॉक्स क्या होते हैं? हमारे बेसिक सेट होता है, उसे हम ब्लॉक्स कहते हैं, ठीक है। तो इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है हमारा 41, a foot will make attaching zipper much easier is called। वह फुट जो जिप लगाना आसान बना देता है क्या कहलाता है? तो इसमें क्या पूछा है इन्होंने कि जिससे हम आसानी से जिप लगा दे, उस टूल को हम, उस फुट को क्या कहेंगे? वॉकिंग फुट, जिपर फुट, स्ट्रेट फुट या फिर सीम रिपर, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे? नाम से ही हम समझ पा रहे हैं, क्या कहेंगे? जिपर फुट। वॉकिंग फुट क्या होता है? जिससे हम इजीली अपने कपड़े को क्या कर सकते हैं? क्विल्टिंग के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और जिपर फुट क्या है? जिससे हम जिपर लगाते हैं। स्ट्रेट पिन होती है हमारी सीधी। सीम रिपर, जिससे हम सीम को रिप करते हैं, निकालते हैं। अगला क्वेश्चन है 42, द शिफ्टिंग और मूविंग ऑफ अ पैटर्न फ्रॉम अ मार्क्ड पोजिशन टूवर्ड्स अ डेजिग्नेटेड गाइडलाइन इज कॉल्ड। एक निर्देश
निर्देशित दिशा निर्देश की ओर चिन्हित स्थिति से एक पैटर्न को सरकाने या स्थानांतर करने को डैश कहलाते हैं। तो इन्होंने क्या बोला कि हमने शिफ्ट कर देना है या मूव करना है किसी भी पॉइंट को एक डेजिग्नेटेड गाइडलाइन की तरफ टूवर्ड्स, है ना। तो क्या बोलते हैं उसको? डॉट्स बोलते हैं, डॉट्स, पाइवट, फोल्ड या स्लैश। तो क्या कहेंगे इसको? हम कब करते हैं ये? अपने पाइवट मेथड पे। ये हमारा जो है पैटर्न मेकिंग टेक्निक है, पाइवट मेथड और स्प्रेड और स्लैश मेथड होती है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है कि जब हमने अपने पाइवट पॉइंट जो एपेक्स पॉइंट होता है वहां से हमने अपने पैटर्न को कंप्लीटली शिफ्ट कर दे या मूव कर दे। अगला क्वेश्चन है स्ट्रेट कट लॉन्ग देन अ क्लिप from the outer edge of the fabric into the style line of the garment is known as। कपड़े की बाहरी किनारी से परिधान की स्टाइल लाइन में सीधा कट क्लिप से लंबा डैश नाम से जाना जाता है। अभी मैंने आपको क्या बताया था? दो तरह के होते हैं हमारे फ्लैट पैटर्न जो पैटर्न मेकिंग की टेक्निक्स होती है, एक तो पाइवट हो गया और एक स्लैश एंड स्प्रेड मेथड हो गया। तो अब इन्होंने क्या बोला है कि आउटर बाहर से अगर हम कट लगाएं अपने गारमेंट पे, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? ईज कहलाता है, स्लैश कहलाता है, डार्ट लेग या पैनल। तो हम समझ ही चुके हैं कि हमारा आंसर क्या होगा? स्लैश कहलाता है। किसी भी चीज को स्लैश कर दो, उस जगह से स्लैश कर दो तो हम कट लगा देते हैं बाहरली कन्नी से, आउटर एज से। कन्नी भी नहीं कह सकते, बाहर के किनारे से। अगला क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट इज अ सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन एनालिसिस एंड मेजरमेंट ऑफ द सेपरेट स्टेप्स इन द परफॉर्मेंस ऑफ अ स्पेसिफिक जॉब कॉल्ड। एक विशिष्ट कार्य के प्रदर्शन में अलग चरणों में व्यवस्थित अवलोकन, विश्लेषण और माप को क्या कहा जाता है? कि एक सिस्टमैटिक ऑब्जर्व करना है, सिस्टमैटिकली एनालाइज और मेजर करना है एक पर्टिकुलर जॉब को। तो क्या कहते हैं हम? बैड टाइम, खराब समय, टाइम स्टडी, समय अध्ययन, गुड टाइम, अच्छा समय, या नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम हर चीज को सिस्टमैटिक ऑब्जर्व करेंगे, एनालिसिस को एनालाइज करेंगे, हर चीज करेंगे, तो उसको क्या बोलते हैं? कि हमने टाइम को स्टडी कर लिया, समय को अध्ययन कर दिया कि किस समय में क्या काम सही तरीके से हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 45, एन आइटम ऑफ क्लोथिंग कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग हुडेड गारमेंट विद वाइड स्लीव्स। कपड़े का एक आइटम जो कि लंबा चौड़ा बाजुओं सहित हुड वाला कपड़ा होता है। पैंट्स, द काउल, ग्रिपर या बटन। तो इनमें से हमारा सही उत्तर कौन सा होगा? पहले देखते हैं। पैंट्स हमारा लोअर पोर्शन होता है तो उसमें हुड लगने का सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है। बटन बटन होता है। काउल हमारी क्या होती है? द काउल हमारे, हम काउल्स की अपनी टॉप बनाते हैं और काउल नेक के साथ हम हुड भी ले आते हैं, उसकी लंबी बाजुएं भी, स्लीव्स भी करते हैं। और ग्रिपर हमारा क्या होता है? कोई भी ग्रिपिंग के लिए हमने अपना ट्रिम यूज करी। नेक्स्ट है फास्टनेस, एक किस्म से कह सकते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 46, विच इज द प्रोसेस ऑफ बॉन्डिंग फैब्रिक लेयर्स विद एन एडहेसिव बाय द एप्लीकेशन ऑफ द हीट एंड प्रेशर। ताप और दाब के प्रयोग से एक असंजक द्वारा कपड़ों की परतों को जोड़ने की प्रक्रिया कौन सी है? हम सब लोग इस मेथड को यूज करते हैं। क्या होता है? प्रेसिंग, फ्यूजिंग, बॉन्डिंग या अटैचिंग। तो कपड़ा हो गया, उसको अडहेस करना है, उसको जोड़ना है अच्छे से, किससे? हीट और प्रेशर से। कब होता है ये काम? जब हम फ्यूजिंग अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो फ्यूजिंग अप्लाई करने पे क्या होता है? हमारा कपड़ा हीट और प्रेशर के साथ हम उसको फैब्रिक को की लेयर्स को जोड़ देते हैं आपस में। 47 क्वेश्चन, वट इज द यूज ऑफ इंटरलाइनिंग इन गारमेंट। परिधान में इंटरलाइनिंग का क्या उपयोग क्या होता है? इंटरलाइनिंग लगाने का मतलब क्या होता है कपड़े में? इन्होंने ये पूछा है हमसे। टू मेक स्विंग ईजियर एंड टू इंक्रीज थ्रूपुट, सिलाई को सुगम बनाने और प्रवाह सक्षम को बढ़ाने। टू मेंटेन द शेप एंड इम्प्रूव अपीयरेंस ऑफ द गारमेंट, परिधान के आकार को बनाए रखने और उसके आकर्षक को सुधारने के लिए। टू मेक स्विंग ईजियर एंड टू इंक्रीज थ्रूपुट एंड टू मेंटेन द शेप एंड इम्प्रूव अपीयरेंस ऑफ द गारमेंट बोथ, सिलाई को सुगम बनाने और प्रवाह सक्षमता को बढ़ाने और परिधान के आकार को बनाए रखने और उसको आकर्षक को सुधारने, दोनों के लिए।
या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो हम इंटरलाइनिंग क्यों लगाते हैं? जितने भी हमारे बड़े फैशन डिज़ाइनर्स होते हैं वो सब इंटरलाइनिंग यूज़ करते हैं। तो क्यों ये इंटरलाइनिंग को इस्तेमाल किया जाता है? ताकि वो क्या कर सके, अपनी सिलाई को आसान बना सके, इंक्रीज़ कर सके थॉट पुट को, और मेंटेन कर सके शेप को, ताकि अंदर से बाहर से हर तरफ से शेप बहुत अच्छी दिखे, और इम्प्रूव भी कर सके अपने गारमेंट्स को हर तरह से। अगला क्वेश्चन 48, अ स्मॉल राउंड फिनिश्ड होल इन अ गारमेंट और फैब्रिक इज कॉल्ड। परिधान में छोटा गोल परिष्कृत छेद क्या कहलाता है? एम्पायर, आईलेट, एज स्टिचिंग या फेल स्टिचिंग। सो क्या कहलाता है वो? आईलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज यूज ऑफ क्लैपर। क्लैपर का क्या उपयोग होता है? क्लैपर को हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? यूज्ड अलोंग विद स्टीम टू फ्लैटन सीम एजेस। सीम किनारी को समतल करने के लिए स्टीम का प्रयोग होता है। यूज टू स्टिच द टू कंपोनेंट्स, दो पुर्जों को जोड़ने के लिए किया जाता है। यूज टू वॉश द ड्रेस, ड्रेस को धोने में काम आता है। नन ऑफ द, इनमें से कोई नहीं। तो क्या करते हैं क्लैपर का? हम स्टीम करते हैं फ्लैटन करने के लिए, फ्लैट करने के लिए। जो हमारी सीम के एज होते हैं, बाहरी किनारा होता है जो हमारी सिलाई का, वो उठ जाता है कई बार अगर मोटा हो कपड़ा, तो उसको हम क्या करते हैं, सीम क्लैपर से स्टीम करते हैं ताकि वो फ्लैट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 50th क्वेश्चन, द कर्व्ड सीम दैट इज फॉर्म्ड एट द पॉइंट व्हेन वेयर पैंट लेग मीट इज। वह घुमावदार सीम जो उस बिंदु पर बनता है जहां पैंट पैर मिलता है, उसे क्या कहते हैं? तो इन्होंने क्या बोला है कि जहां पर हमारे पैंटों के पैर मिलते हैं और वहां कर्व सीम होती है, एक घुमावदार सिलाई होती है, उसको क्या कहा जाता है? बकल, शिरिंग, चुन्नट डालना, क्रॉच सीम या फिर प्लीट सीम। तो क्या बोलते हैं, ये किस जगह की बात हो रही है? ये हमारी क्रॉच की बात हो रही है। तो क्रॉच में क्या आती है? कर्व्ड हमारी क्रॉच सीम, ठीक है, जो कि हमारी कहाँ से होती है? इनर थाइज से लेके इनर थाइज तक होती है हमारी, वेस्ट से हमारी क्रॉच सीम होती है, और वहीं पर हमारे पैंट के दोनों लेग्स क्या करते हैं? आपस में ज्वाइन होते हैं। सो लास्ट क्वेश्चन लेवल 2 का भी, ड्रेस मेकिंग के लेवल 2 जो क्वेश्चन ईयर था, क्वेश्चन बैंक था, उसका भी लास्ट क्वेश्चन है और आज का भी लास्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज द मिनिमम एज लिमिट फॉर एन अप्रेंटाइज एक्ट 1961? शिशु अधिनियम 1961 के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो यहाँ ऑप्शंस हैं 14 ईयर्स, 16 ईयर्स, 18 ईयर्स या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर इसमें हमारा क्या आएगा? उत्तर 1 जो कि है ए, 14 ईयर्स की जो अपेरेंटाइज एक्ट होता है 1961, उसके अंदर मिनिमम एज लिमिट क्या दे रखी है? 14 ईयर्स से कम नहीं होना चाहिए शिशु, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के 26 क्वेश्चंस। होपफुली आपको ये अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आप इनमें से कोई भी एक टॉपिक चाहते हैं कि हम यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन करें तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिए। आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही है, अगर आप हमें ये बताएंगे तो उससे ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है और ज़्यादा हमें प्रेरणा मिलती है कि हम अच्छे और क्वेश्चंस आपके लिए लेके आएँ। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग KMS फैशन चैनल। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।